नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं बिहार में, कल जिस अंदाज में बापू संग्रहालय कहिए या बापू सभागार कहिए, जितने संख्या में लोगों को जुटाया है, फिर कर्पूरी ठाकुर के पोती को पार्टी में शामिल किया, फिर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है जो बक्सर से भी लोकसभा चुनाव लड़े थे उनको पार्टी में शामिल किया, और फिर 2 अक्टूबर को दलित हमारे होंगे प्रदेश अध्यक्ष, इसकी घोषणा उन्होंने की। मतलब राजनीति में वो सभी हथकंडों का वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिस हथकंडों के सहारे बिहार को अभी लालू और नीतीश साथ दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर लालू और नीतीश की तरह कैसे भरोसेमंद चेहरे हैं या बिहार में कि नहीं, क्योंकि भले ही वो चुनाव के क्षेत्र में पर्दे के पीछे काम करते हो, मीडिया के का पोस्टर बॉय हो, ये अलग बात है। लेकिन बिहार में जो पिछले कई महीने से वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, मेरा अनुभव यही है, पदयात्रा जिस रास्ते से गुजरती है, दूसरे महीने बाद फिर लोगों के दिमाग से प्रशांत किशोर जैसी चीजें ओझल हो जाती है। कई गांव में उन्होंने क्लब बनाने की कोशिश की, ठीक, क्लब में बच्चों को खेलने की सामग्री उन्होंने मुहैया कराया, लेकिन क्लब में भी वो स्थिति, वो तारतम्यता, वो रोजाना क्लब खुले, रोजाना कोई एक्टिविटी हो, ये चीजें दिख नहीं रही है। क्लब का कंसेप्ट भी फेल होता दिख रहा है। बिहार के कई आईएएस आईपीएस, पूर्व आईएएस आईपीएस को उन्होंने पार्टी में शामिल कराकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी छवि समाज में किस तरीके की है ये भी सब कोई जानते हैं। और जिस अंदाज में वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कौन है? कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर हो सकते हैं क्या? सीधे चलते हैं हम दिल्ली, जहां हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ रहे हैं और जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर। स्वागत है अभिषेक जी। सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से बिसात बिछा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या वो जो 1990 के बाद से जो एक राजनीति एक खास नैरेटिव के सामने आकर जो ठहर सा गया है, क्या उसमें थोड़ी सी भी हलचल लाने की स्थिति में है? क्या लगता है? संतोष जी, आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि पॉलिटिक्स कोई इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का कोई मार्केट इकोनॉमी वाला प्रोफेशन नहीं है, ये एक थैंकलेस प्रोफेशन है। ये सबसे पहले जानना होगा। और रही बात प्रशांत किशोर की बिहार की कामयाबी की, कामयाब होंगे नहीं होंगे, तो प्रशांत किशोर की चर्चा के पहले एक ब्रीफ इंट्रो इस बात का रखना जरूरी हो जाता है कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले मौजूदा दौर में कौन कौन से फैक्टर। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि बिहार की राजनीति बदलनी कहां से शुरू हुई? 1967 से बिहार में जब एक लाइन ड्रॉ होनी शुरू हुई अगड़ा बनाम पिछड़ा। फिर उसके बाद 90 आता है, वीपी सिंह का दौर, मंडल कमीशन का दौर, और 90 से 2024 7 अगस्त 90 को मंडल की अधिसूचना जारी हुई। उसके बाद से लेकर अब फिर अगस्त आ रहा है, 34 साल पूरे होने को। और उस 34 सालों के दरमियान जो बिहार की राजनीति रही, वो राजनीति यही रही कि मंडल पॉलिटिक्स को कैसे बरकरार रखा जाए और मंडल पॉलिटिक्स के आग्रहों को, उसके असर को कैसे खत्म किया जाए। उसमें उस पॉलिटिक्स को बरकरार रखने वाली ताकतें अब तक कामयाब होती आई। प्रशांत किशोर को इसके बीच रास्ता बनाना है। लेकिन जब बात हम मंडल कमीशन की करते हैं, मंडल पॉलिटिक्स की करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि 1990 में जैसे देश के साथ साथ बिहार का भी मंडलीकरण हुआ, वैसे ही 1991 में देश का भूमंडलीकरण हुआ। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करने वाला मंडल और उसके आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करने वाला ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण का मॉडल आया 91 में। देश के दूसरे हिस्सों में, मतलब जो विकसित राज्य आप कहते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, या जो आपका
महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये सब, तेलंगाना, इन सब में ये मॉडल बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत भूमंडलीकरण वाला मॉडल जल्दी पहुंचा। बिहार में अब इसके इम्पैक्ट दिखने शुरू हुए, यानी मंडल तो जिंदा है, लेकिन भूमंडलीकरण के दौड़ में बिहार पिछड़ गया। इस बात को मुद्दा बनाने वाला तबका हर समुदाय में, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, सब में मौजूद है। बिहार में हुआ क्या कि प्रशांत किशोर जिसे टारगेट कर रहे हैं उसमें तो है कि हर कम्युनिटी में, हर समुदाय में, कई सारे जाति सर्वे ने बता ही दिया कि 4-5 अलग अलग वर्ग है। सभी वर्गों में एक ऐसे तबके की तलाश करना जो बिहार की परिस्थितियों से, यानी बिहार के बैकवर्डनेस से, जो नई आर्थिक नीति के दौर में बिहार कहीं पिछड़ गया, और उससे कुप्रभावित जो लोग हैं, जिनकी वे ऑफ थिंकिंग में ये चीजें हैं, सोचते समझने की तरीके में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। दूसरा, अल्पसंख्यक उसी 90-91 के दौर से अब तक, जैसे ही बीजेपी का उभार हुआ, जब तक बीजेपी का उभार नहीं हुआ था तब तक अल्पसंख्यकों के सामने खुला था कि जिसे मर्जी उसे वोट दे दे, सामान्य प्रतिभा। बीजेपी के उभार के बाद हुआ कि अब वो एक वोट बैंक बन गए। वोट बैंक कैसे बन गए? मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा। बिहार में वोट बैंक इसलिए बन गए कि जिसे भी माइनॉरिटी का वोट चाहिए उसको भाजपा का डर दिखाओ। नीतीश कुमार को चाहिए तो वो कहते हैं कि हम ही हैं जो रोक के रखे हैं, नहीं तो ये MY वाले घुसा देते। लालू यादव को चाहिए तो यही चाहिए, देखो हम ही आडवाणी को गिरफ्तार किए थे। कोई ये नहीं कहेगा कि बीजेपी यहां बढ़ती कैसे चली गई। तो एक ये परिस्थिति है। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर मुद्दा क्या बना रहे हैं? पलायन का मुद्दा। अब पलायन में एक बात को ध्यान रखिए, पलायन से सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसे हुआ, राजनीतिक नुकसान किसे हुआ, ये देखना जरूरी है। तो पलायन के मामले में आप देखिएगा बिहार में रोजगार कौन सा था? बिहार में कामगार वर्ग, जो आर्टिजन वर्ग है, जो ज्यादातर अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अवसर कम होता चला गया। सपोज कीजिए कि लोहार कम्युनिटी है, बढ़ई कम्युनिटी है, उसको दिल्ली के कीर्तिनगर में और देश के दूसरे बड़े शहरों में ज्यादा काम मिलने लगा, वो जाने लगा। नाई कम्युनिटी, आप दिल्ली में चले जाइए, या तो मेरठ मुजफ्फरनगर के नाई भाई लोग मिलेंगे या बिहार के मिलेंगे, दाढ़ी बनाने वाले, अलग अलग सैलून में बड़े शीशे लगे हुए, या देश के दूसरे हिस्सों में। ठीक इसी तरह से जो ज्यादातर अति पिछड़े समाज में आर्टिजन वर्कर है, जो सोसाइटी के पहले इंजीनियर हैं, वो लोग हैं। इसी तरह से दलित महादलित वर्ग में भी पलायन हुआ। कोई पंजाब जा रहा है, जितनी जनसेवा, जननायक, जनसाधारण जैसी ट्रेनें हैं, उससे पलायन के दर्द को महसूस कर रहा है। तीसरी तरफ अपर कास्ट, यानी बौद्धिक तबका भी बिहार से जाकर दूसरे राज्यों की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके घर पर भी आप गांव में जाएं तो पीपल जम रहा है उसके छत के ऊपर, तो दिवाली छठ में आके पीपल साफ कराता है। तो बिहार में आप देखें कि एक और परिस्थिति है इसके साथ साथ। एक परिस्थिति है कि 90 के दशक में जब सीधे सीधे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना, उसके बीच जब टकराहट शुरू हुई, रणवीर सेना बनी, दूसरी सेनाएं भी बनी, और टकराहट शुरू हुई, नरसंहार हुए, वो टकराहट धीरे धीरे सामंजस्य में बदल गया, क्योंकि आर्थिक पहलू जब सामने आने लगा तो टकराव की जगह वही सोसाइटी का सबसे ऊपर का तबका और सबसे नीचे का तबका दोनों एक हो गए। जमीन किसी की खेती कोई और कर रहा है, अनाज उसे दे रहा है। आप देखिए बटाईदारी अधिनियम ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया था, नीतीश कुमार की लोकप्रियता को जमीन पे पहुंचा दिया था। एक सिर्फ सिगुफा आया बिहार में बटाईदारी अधिनियम का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों के हित प्रभावित होने लगे। न ऊपर वाले उनके साथ थे, न नीचे वाले थे, दोनों के हित प्रभावित हो रहे। इसी तरह से प्रशांत किशोर की राजनीति के केंद्र बिंदु में यही सब है। जातीय राजनीति में वो फिट हो नहीं सकते। ये तो तय है कि मंडल पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर के साथ जगदानंद सिंह ने जो लेटर निकाला था उनके सरनेम के साथ, प्रशांत किशोर पांडे, तो जातीय राजनीति में वो फिट हो ही नहीं सकते। मंडल पॉलिटिक्स ही ब्राह्मणवाद के सामने खड़ी हुई। अब होता क्या है कि बौद्धिकता की कमी कहे या राजनेताओं का दुष्प्रचार कहे, ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण जाति से जोड़ दिया जाता है। कभी चीजें थी, ब्राह्मणों ने भी आजकल ब्राह्मणवाद का विरोध शुरू कर दिया है। उसको किसी जाति के व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते। आखिर सामाजिक न्याय की देश की बड़ी मुहिम को जिन दो लोगों ने आगे बढ़ाया वो पिछड़े वर्ग के नहीं थे, चाहे VP सिंह हो या अर्जुन सिंह हो, वो दोनों अगड़े वर्ग के लोग थे।
मंडल कमीशन का गठन करने वाले भी मोरारजी देसाई अगले वर्ग से आते थे। तो खैर ये सारी चीजें अपनी जगह है। प्रशांत किशोर जो उसको लेकर के आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की राजनीति के केंद्र में हर गांव समाज में ऐसे वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके पास डेटाबेस वाला सिस्टम, ऐसे वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस घर का कोई ना कोई बाहर काम करता है, और उसको एक अपने घोषणा पत्र कहे, सपने दिखाना कहे, या रियलिटी में तब्दील करने का मादा वो रखते हैं, ये कहे, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं पर इंतजाम करें। इसी तरह सोसाइटी के अगड़े तबके को, जो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में काम करता है, व्हाइट कॉलर जॉब में है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम व्हाइट कॉलर जॉब का इंतजाम यही करेंगे, क्योंकि ये मानव संसाधन पर आधारित, जिसे आईटी या दूसरे फील्ड में हम यही करेंगे। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। तो वो तबका जो मंडलीकरण के साथ जातीय आग्रहों में तो बटा, लेकिन आर्थिक आग्रहों को भी ऊपर लेकर के सामने आया, वो प्रशांत किशोर के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी हम नहीं जानते, लेकिन वो एक कैटलिस्ट का, बेस वोट का काम वो कर रहा है। और इसलिए भी इस बात के, इस पहलू को उजागर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आर्थिक तबका सबसे ऊपर नहीं आता तो संतोष जी आप ध्यान दीजिए, लालू यादव से मोहभंग क्यों हुआ लोगों का। 93-94 का दौर याद कीजिए, लालू यादव सड़क से निकलते थे, कहीं देखे मजदूर बैठे हुए हैं और मजदूरों के बीच सतुआ प्याज खाने चलेगा। सतुआ और प्याज जब खाने पहुंच गए, लोगों ने कहा कि सड़क बनवा दीजिए, तो भोजपुरी में कहते थे कि अरे सड़क पर तू चलवा, तुम्हारा गाड़ी बाकी जाइबा, ऐसे बोलते थे कि तुम्हारे पास गाड़ी है कि तुम जाओगे तो चप्पल भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा पैर जल जाएगा, तुम्हारा बच्चा जो है कुचल जाएगा। इस तरह के लॉजिक देते थे, लोग खुश हो जाते थे। अब आर्थिक पहलू जैसे जैसे सामने आया, धीरे धीरे उसमें विघटन शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने उस आर्थिक पहलू को सत्ता में आने के साथ ही पहचाना। अति पिछड़ा, जो खुद नीतीश कुमार अति पिछड़ा समुदाय से नहीं आते, जैसे वीपी सिंह या अर्जुन सिंह पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे, मंडल वाले वर्ग से नहीं आते थे, वैसे ही ईबीसी और महादलित से नीतीश कुमार नहीं आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको पहचाना और खास करके अति पिछड़ों को सामाजिक ताकत दी, पंचायतों में, लोकल बॉडी में, और महादलितों को इंसेंटिवाइज करना शुरू किया अलग अलग तरीके से। और उसी का बड़ा स्वरूप लेकर के सामने आ गए नरेंद्र मोदी, लाभार्थी चेतना के माध्यम से मायावती के वोटर को अपनी तरफ यूपी में अट्रैक्ट किया। उसी लाभार्थी चेतना के दायरे का बिहार में भी विस्तार हुआ, अलग अलग लाभार्थी बन गए। आप देखिए, महिला एक लाभार्थी है, महिला एक वर्ग है। प्रशांत किशोर को यह दिखने लगा कि जब दूसरों के लाभार्थी बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं बन सकते। एक वर्ग तो ऐसा है ही जो जातीय आग्रह से ऊपर है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वाले लोगों में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों की जमात कितनी बड़ी है। कर्पूरी ठाकुर की पोती, जिनका राजनीति से अब तक दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। अब वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे उस समाज को, ये सवाल है। ठीक इसी तरीके से अल्पसंख्यक, आज की तारीख में आप कहें कि कांग्रेस या राजद का राज होता और जेडीयू मुख्य विपक्षी पार्टी होती, तो माइनॉरिटी रुक कर सकती थी प्रशांत किशोर का, उसे डर नहीं था, इनसिक्योरिटी नहीं थी। अभी बिहार में भाजपा एक फैक्टर है, तो चौक चौराहों पर लोग ये बात करते तो दिखेंगे कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उनको आना चाहिए और वोट देंगे। इन दोनों के बीच वही फर्क है जो सवर्ण तबका सोचता है कि नीतीश कुमार को तो हटना चाहिए, लेकिन सवाल लालू यादव का आता है तो जाकर के वोट देके आता है किसे, नीतीश कुमार को। ठीक यही फर्क है माइनॉरिटी का। 2014 के चुनाव में मैंने अपने इलाके में देखा, लोकसभा में त्रिकोणात्मक मुकाबला हो रहा था। आप अल्पसंख्यक बस्तियों में जाइए, खासकर पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक पसमानदा में, ज्यादातर वोट तो नहीं कहा है, 85% वही है माइनॉरिटी। आप उनसे जाकर के बात कीजिए, कहेंगे देखिए थोड़ा किया ज्यादा किया इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके लिए किया है, इस बात से उनको इनकार नहीं था। लेकिन वोट देने की बारी आने तो कहते थे कि नीतीश कुमार का अपना वोट कहाँ दिख रहा है कि उनको वोट दे, उनका तो यादव बड़ी संख्या में दिख रहा है। ये स्थिति प्रशांत किशोर के सामने भी आएगी इलेक्शन में। और तीसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो महत्वपूर्ण पहलू है कैंडिडेट का। देखिए लोकसभा में क्षेत्र बड़ा होता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जीतने लायक कैंडिडेट लोकसभा में नहीं मिल पा रहे हैं। भले उनकी 90% सीटें वो जीत रहे हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं मिल पा रहे हैं। विधानसभा में अपने बूते 5000 वोट लाने वाले कैंडिडेट हर क्षेत्र में 8-10 लोग होते हैं ऐसे प्रभावशाली,
चाहे वो उनकी दबंगई से प्रभावशाली हो, चाहे वो अपने सामाजिक प्रभाव से, सामाजिक रसूख, अपने व्यवहार कुशलता से प्रभावशाली हो, जैसे भी हो, तो होते हैं। और स्वाभाविक है कि दो गठबंधनों में लड़ाई है, तो उन 8-10 लोग जो इलाके में होंगे, उनमें से दो गठबंधनों से किन्हीं दो को ही टिकट मिलेगा, बाकी 6-7 कहाँ जाएंगे। तो ऐसे कैंडिडेट पर भी प्रशांत किशोर की नजर है कि इनमें से कौन कहाँ के सामाजिक समीकरण में फिट बैठेगा, जिसे टिकट मिल सकता हो। एक बात आपको संतोष जी इसमें याद दिला दें, फिर आप अगला सवाल लीजिएगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया, 73वें-74वें संशोधन के साथ। लालू यादव उसे बिहार में लागू नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो 2001 में पंचायत चुनाव हुआ। अब तो दिवंगत है एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजद के नेता, उन्होंने मुझसे कहा था कि लालू यादव ने उसी वक्त कहा कि ये किसी भी दिए सत्ता गंवा देगा, क्योंकि जितने मुखिया बनेंगे, जितने जिला परिषद बनेंगे, जितने प्रमुख बनेंगे, सबके अंदर विधायक बनने की इच्छा जागेगी, सब चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, सब टिकट मांगने के लिए एप्लीकेशन लेके लाइन में खड़े होंगे, और उससे जनाधार और वोट बैंक टूटेगा। और वो हुआ। 2001 में पहला पंचायत चुनाव हुआ, 2005 में लालू यादव खड़े। तो ये एक सवाल है कि किस तरह से प्रभावशाली लोगों की संख्या बढ़ गई। जी अभिषेक जी, उसी पंचायत में आरक्षण देके नीतीश कुमार अभी तक बने हुए हैं, उसका लाभ अभी तक उठा रहे हैं वो। तो उनकी परिस्थिति अलग है। देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या है कि नीतीश कुमार, लालू यादव की ताकत है उनकी कमजोरी है कि उनके पास विशाल वोट बैंक है। नीतीश कुमार की कमजोरी ही उनकी ताकत है। नीतीश कुमार से कौन तबका नाराज है? वही नाराज है जो पढ़ता लिखते, उसको लगता है ज्यादातर लोगों को कि केवल नालंदा जिले के जाति विशेष के लोगों की कथित तौर पर नौकरियां लग रही, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो भी बहाली हो रही है उसमें उन लोगों को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन ऐसे तबकों की संख्या सोसाइटी में 20% है, 25%, 30% है। 70% तो ऐसे लोगों की संख्या है आपकी सोसाइटी में, या यूं कहें 2/3 तो ऐसे लोगों की संख्या है जो अमन चैन चाहते हैं, जो बिजली, सड़क, पानी चाहते हैं, जो 20 मिनट में, अगर 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, उनको ट्रेन पकड़ने जाना है, 2 बजे दिन में ट्रेन है, तो 1 बजे घर से निकले, 2 बजे स्टेशन तक पहुंच जाए, रास्ते में कोई बाइक उनकी ना छीने। इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा है, और इस तरह के लोग बाई हुक और बाई क्रुक, चाहते हुए न चाहते हुए, खुश होते हुए, नाराज होते हुए, वो जाके अंततः नीतीश कुमार को वोट दे आते हैं। मतलब उनकी कम्युनिटी से, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उनकी कम्युनिटी से किसी को डर नहीं है कि वो आके लठैती करेगा, वो किसी के साथ मारपीट करेगा। तो ये अपनी कमजोरी को अपनी ताकत, जैसे नरेंद्र मोदी की ताकत है कि उनके पास से वो एक मास लीडर के तौर पे सामने आए 14 में। मनमोहन सिंह की एक कमजोरी थी। नरेंद्र मोदी भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे अपनी ताकत को आधार बनाकर, मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे अपनी कमजोरी को आधार बनाकर कि उनसे किसी को खतरा नहीं है। तो जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी का विकल्प तैयार नहीं होता, तब तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रखा है। यही चीज यहाँ लागू होती है। हाँ, लेकिन अब अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के सामने 1, 2 नहीं 3 बड़ी चुनौती है। एक तो बीजेपी को लेकर, जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है उसका आकर्षण, वहां उनके जो उम्मीदवार होंगे वहां वो सवर्ण वोटर को, क्योंकि देखिए आकर्षण का केंद्र प्रशांत किशोर में अभी भी सवर्णों में ही दिख रहा है। जब गौर करिएगा ना, जितने IAS IPS जो प्रशांत किशोर से जुड़े हैं उसमें 80% सवर्ण ही है। पिछड़ा का कोई बड़ा चेहरा, अभी कल राजवंशी मिले हैं, अभी कर्पूरी ठाकुर की पोती मिली है, लेकिन पिछड़ा का कोई बड़ा चेहरा या दलित, कोई बड़ा दलित चेहरा अभी तक प्रशांत किशोर के मंच पर देखने को नहीं मिला है। और ये तो उनके सामने 3 चुनौती है। एक तो बीजेपी है, जहां उनके उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के सवर्ण वोटर को तोड़ना मुश्किल होगा। दूसरी चुनौती लालू यादव है, जो एक यादव और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ना उनके सामने चुनौती है। तीसरी चुनौती नीतीश कुमार है, क्योंकि देखिए ये जो दो चुनौती है ना, वो चुनौती मुश्किल है। 2025 में भी कुछ चुनौती का वो सामना भी कर सके, लेकिन नीतीश के उम्मीदवार जहां खड़े हो सकते हैं, वहां वो चिराग मौर्य की तरह प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे फर्स्ट चरण में लोगों ने नीतीश के खिलाफ
जाकर वोट किया। लेकिन जैसे ही दूसरे और तीसरे चरण की बात आई, लोगों को जंगल राज की याद आनी शुरू हो गई। लोगों को लगा कि अरे फिर लालू यादव तो नहीं आ जाएगा। तो ये जो एक राजनीति में जो एक नैरेटिव सेट है, लोगों के दिमाग में सेट है कि नीतीश कुमार को अगर हारे तो लालू आ सकते हैं। और ये दो चुनाव में, मतलब विधानसभा में भी और लोकसभा की इस बार भी, कोई कुछ भी हो, मुद्दा जंगल राज ही रहा। प्रशांत किशोर के सामने वो जो एक नैरेटिव वर्षों से चला आ रहा है कि हम अगर नीतीश को नहीं दिए तो लालू आ जाएंगे, उसको वो कैसे संभाल पाएंगे? क्योंकि ये अगर ये लग गया कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश को हराने के लिए खड़े हुए हैं, तब तो फिर पहले चरण के बाद दूसरे और तीसरे में तो हवा निकलनी तय है। देखिए संतोष जी, इसमें एक दो चीज समझनी होगी। जिसे आप कहते हैं सवर्ण वोटर एक तरफ जाएंगे विधानसभा में, अमूमन ऐसा होता नहीं है विधानसभा में। लोकसभा में होता है कि देवेश चंद्र ठाकुर खड़े हो गए तो सारे सवर्ण सीतामढ़ी के एक हो गए, लवली आनंद खड़ी हो गई तो चाहते न चाहते हुए सारे सवर्ण एक हो गए, राधा मोहन सिंह के पक्ष में अगड़ा बनाम पिछड़ा का मौका आया तो सारे सवर्ण एक। ये लोकसभा में होता है। विधानसभा में मैंने देखा है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, अगर कुछ खास इलाके को, जैसे मधेपुरा का इलाका हुआ, उधर कोसी बेल्ट का इलाका, या पूर्वी बिहार में जैसे जैसे जाएंगे आप, पूर्वी बिहार में पूरब की तरफ उत्तर से दक्षिण तक, उधर कुछ हद तक के प्रभावी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिमी बिहार की तरफ मूव करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम बिहार में, वेस्टर्न बिहार में, इधर आप मूव करते हैं तो यहाँ विधानसभा में सवर्ण एकता कराना बड़ा मुश्किल काम है। विधानसभा में क्षेत्र का दायरा छोटा है और काफी हद तक अब जो विधानसभा की राजनीति है वो कम से कम उत्तर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम ये जरूर कह सकते हैं कि सवर्ण के खिलाफ अति पिछड़ा अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो अति पिछड़ा या दलित सवर्ण के खिलाफ चले जाएंगे, एक तरफा जाकर के वोट दे आएंगे किसी को, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल है इसलिए क्योंकि लोकसभा नहीं है, विधानसभा है। विधानसभा में क्षेत्र का दायरा कितना बड़ा होता है साहब। और मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि विधानसभा चुनाव की राजनीति कैसे होती है। वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ, मैं पूर्वी चंपारण जिले से आता हूँ, मेरे यहाँ एक पहले, अब तो रिजर्व सीट है, पहले हरसिद्धि विधानसभा हुआ करती सामान्य, कुशवाहा बहुल विधानसभा, और कुशवाहा के बाद वहां भूमिहार वोटर माने जाते पुराने हरसिद्धि विधानसभा में। वहां 6 या 7 हजार राजपूतों के वोट, बस 6 या 7 हजार। महेश्वर सिंह 2 बार विधायक चुने गए, अवधेश प्रसाद कुशवाहा को हरा कर चुने गए। इसका कारण क्या था? महेश्वर सिंह को वोट मिलता था बैकवर्ड क्लासेस के वोट, ठीक था, कुछ हद तक कुशवाहों के वोट मिलते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अपने दायरे में आपकी व्यवहार कुशलता कितनी है। विधानसभा में आपका सामाजिक दायरा बहुत ठीक है। कोई क्षेत्र ऐसा है जहां जातीय समीकरण बन गया कि यादव कुर्मी मुसलमान एक हो गए, राजपूत यादव मुसलमान एक हो गए, भूमिहार यादव मुसलमान एक, इस तरह के इक्वेशन बन गए तो कोई जीत गया, वो अलग बात। लेकिन ज्यादातर जो क्षेत्र है परिसीमन के बाद के बिहार के, उसमें उस आधार पर कैंडिडेट को आप कस करके नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको समझना होगा कि प्रशांत किशोर ऐसे कैंडिडेट की तलाश में है। शंकर सिंह को देखिए, कितने राजपूत थे वहां, क्या राजपूत वहां विधायक बना लेते किसी को? शंकर सिंह के साथ बैकवर्ड क्लासेज में दलितों की एक ठीक ठाक वोट बैंक साथ है, ओबीसी ईबीसी वैश्य का एक वोट साथ आया, क्योंकि वहां ईबीसी की एक जाति है वो अपने आप को दबंग की तरह सामने लाती है, तो दूसरे तबके के लोग उससे प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं भाई, तो बाबू साहब लोग हैं, बाबू साहब लोग हमको आके लाठी तो नहीं चलाएंगे ना, गाली गलौज तो नहीं करेंगे। ये लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जत से बात करेंगे। कभी पुराने जमाने में सामंती व्यवस्था थी, आज के जमाने में मैं फिर वही उदाहरण आपको दूंगा कि रैगिंग सेकेंड ईयर वाला ही कराता है, 4th ईयर वाला नहीं कराता है। समाज के का सोशल ऑर्डर भी 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की तरह होता है जी। लेकिन एक बात है, 2020 के चुनाव में भी देखिए, फर्स्ट चरण में चिराग मॉडल सक्सेस रहा, लेकिन जैसे 2nd और 3rd मॉडल में ये लोगों को लगने लगा कि नहीं, इसका लाभ लालू परिवार को मिल रहा है, चीजें बदल गई, वो लाभ नहीं मिला। तो हमारा ये कहना है कि प्रशांत किशोर उस जो मानसिकता है वोटर के मानसिकता है, जैसे ही उसके अंदर में ये आएगा कि प्रशांत किशोर के वोटर
अगर हम वोट करेंगे तो लालू को लाभ हो सकता है, वो जो, और लालू को लाना नहीं है, ये जो मानसिकता है जंगल राज वाली, उसको प्रशांत किशोर कैसे एड्रेस कर पाएंगे, वो उसको कैसे रोक पाएंगे? क्या कुछ लगता है आपको कि कोई मैकेनिज्म है? जैसे आपने शंकर सिंह का नाम लिया या महेश्वर सिंह का नाम, नीरज बबलू के महाराजपुर संख्या कितनी है, लेकिन वहां एक कॉम्बिनेशन है, और वो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है जो वर्षों से चला है। वो स्पेस आज बिहार में अति पिछड़ा, महादलित, पसमंदा मुसलमान का जो एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया नीतीश कुमार ने, 2005 से वही नैरेटिव चल रहा है। इनके पास देखिए आइडियोलॉजी के रूप में या फिर नैरेटिव के रूप में आप हम पलायन रोक देंगे, लोगों को रोजगार गांव में ही मिल जाएगा, सिर्फ इसके सहारे ये जो नैरेटिव है, जात का अपना सामाजिक समरसता, जात का अपना एक दूसरे के बीच, यादव डोमिनेंस वाले इलाके में है तो वहां एंटी यादव बैकवर्ड के साथ फॉरवर्ड का भी एक समीकरण बन जाता है, जहां फॉरवर्ड डोमिनेंट इलाका है वहां यादव भी अति पिछड़ों के साथ खड़े रहते हैं, मुसलमान भी खड़ा रहता है। तो ये जो समीकरण है, जो समीकरण विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, प्रशांत किशोर उस समीकरण को तोड़ने में कैसे कामयाब हो गए, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार की राजनीति उसी ढर्रे पर चले कि लालू यादव आ जाएंगे। जैसे लालू यादव पहले डराते थे कि भाजपा आ जाएगी, सांप्रदायिक ताकतें आ जाएंगी, लालू यादव की फिरका परस्त ताकतें, लालू यादव का तकिया कलाम। वैसे ही नीतीश कुमार कहा है कि 2005 के पहले का भूल गए क्या, एक ही टेप रिकॉर्डर ये भी चालू करते। जनता इस टेप रिकॉर्डर के ट्रैप में यदि आएगी तो प्रशांत किशोर की राजनीति फैलेगी। जनता इन दोनों के ट्रैप रिकॉर्डर से, चाहे वो लालू यादव का हो या नीतीश कुमार का हो, इन दोनों के टेप रिकॉर्डर वाले ट्रैक से बाहर निकलेगी तो प्रशांत किशोर को कुछ हद तक कामयाबी की गुंजाइश दिखाई देगी। और यही चीज है। और इसमें एक चीज और देखिए, बिहार की राजनीति में बदलाव को आप हम सभी महसूस कर रहे हैं, और यही ये कहने की जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा, मतलब राजनीतिक रूप से अनजान पार्टी आपको नहीं मिलेगी। बिहार में एक चीज साफ आपको देखने को मिलेगा कि अब यादव, कुर्मी, कुशवाहा की राजनीति, तीनों पार्टियों की कमान तीन के हाथ में है। एक भाजपा के कमान वहां डिप्टी सीएम चेहरे हैं पगड़ी वाले, पगड़ी नहीं है, कुशवाहा समाज से, मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से है, और आरजेडी की कमान यादव समाज के हाथ में, इस मतलब ओबीसी के हाथ में है। अब यहाँ पर ईबीसी वर्ग जो बहुत बड़ा वोटर है, दलित वर्ग, सवर्ण वर्ग और माइनॉरिटी वर्ग, इसमें एक तरह तरह की अलग अलग धारणा है। ध्यान रखिएगा, यादव राजनीति कहां से टूटी है? नीतीश कुमार ने बहुत महीन खेल खेला है। कर्पूरी ठाकुर ने जो ओबीसी ईबीसी का एनेक्टर तैयार करवाया था, एक भी जाति मुस्लिमों में ओबीसी में नहीं है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा के साथ जैसे आप कर सकते हैं ना कि सुनार हैं, कलवार हैं, कम जैसे हिंदुओं में, मुस्लिम में एक भी नहीं है। मुस्लिम या तो जनरल है या ईबीसी है, 5% जनरल है और 12.5% के करीब ईबीसी है। यही फैक्ट है, आप देखे होंगे इलेक्शन बिहार का। तो वो राजनीति वहां जाकर के इनके लिए ड्रॉबैक बनती है। अब कांग्रेस पार्टी ताकतवर होगी तो बिहार में आप देख लीजिएगा सवर्ण, दलित, मुसलमान समीकरण सामने आएगा। और प्रशांत किशोर के साथ किसी बड़ी पार्टी का बैनर नहीं है, ये प्रशांत किशोर का ड्रॉबैक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उदय नरेंद्र मोदी रहते तो उस जमाने में नहीं होता। नरेंद्र मोदी के आने के पहले उनका उदय हो गया अन्ना मूवमेंट के साथ, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेटिव दे ही नहीं पा रही थी। कभी विजय कुमार मल्होत्रा के नाम पर, कभी हर्षवर्धन के नाम पर, कभी किरण बेदी के नाम। आप शीला दीक्षित को चैलेंज करने जा रहे थे साहब। शीला दीक्षित दिल्ली के वोटर के लिए कहे तो इंदिरा गांधी थी। शीला दीक्षित की हैसियत दिल्ली छोटे राज्य के वोटर के लिए इंदिरा गांधी जैसी थी। आप उनकी लोकप्रियता से आज भी नहीं नकार सकते। उनके निधन के बाद दिल्ली का मतलब शीला दीक्षित हो गया था। वहां वैसी पॉलिटिक्स जहां शून्य हो, वहां वैसी पॉलिटिक्स हो सकती है। बिहार में वाइड नहीं है, मतलब शून्य की स्थिति नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव कौन हो, इसको लेकर तेजस्वी यादव के पास भी एक कंसिडरेबल वोट बैंक है। नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव कौन हो, भारतीय जनता पार्टी गलतियां कर रही है ना, लेकिन बीजेपी के पास एक वोट तो है, जितना भी हो एक वोट तो है। मतलब बिहार में शून्य की स्थिति में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी के पास चेहरा शून्य स्थिति थी, जिसका फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। और जब जैसे राजीव गांधी थे,
400 से ज्यादा सीट जीते, जनता पार्टी 10 सीट जीती थी, भाजपा 2 सीट जीती थी, यही था विपक्ष। अब शून्य की स्थिति थी, उसमें वीपी सिंह उभर गए। राजीव गांधी 250 सीटों के प्रधानमंत्री होते तो कभी वीपी सिंह नहीं उभर के आते। सवाल यही है कि बिहार में शून्य की स्थिति नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ वो राज, ममता बनर्जी कैसे उभरी? कम्युनिस्ट पार्टियों का शासनकाल 34 साल तक चला, लोगों ने देख लिया कांग्रेस इन्हें नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती। और 2006 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली बंगाल में। अकेले सीपीएम 200 पार कर गई थी और वाम मोर्चा 250 पार कर गया था। कोई विपक्षी दल नहीं था। वहां एक इतना बड़ा शून्य था कि सिंगूर और नंदीग्राम से जो तूफान उठा, ममता बनर्जी वहां एक लड़ने वाला चेहरा पहले से मौजूद थी कि वो लड़ रही थी, और ममता बनर्जी से किसी तबके को कोई नाराजगी नहीं थी। आप आरजेडी को कह सकते हैं कि एक तबके में रिजर्वेशन, चाहे वो पिछड़ा हो या आगड़ा हो, एक रिजर्वेशन है, लेकिन ममता बनर्जी से नहीं थी, वो सामने आ गए। प्रशांत किशोर इस तरह का, देखिए प्रशांत किशोर गांव गांव दौरा कर रहे हैं, संघर्ष किए प्रशांत किशोर, लाठी खाई है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने बिहार का छात्र दिल्ली में बेसमेंट में मर गया, छात्र या लड़का या लड़की जो वो क्या जाकर के पटना में लाठी खाए हैं, श्रीनिवास वहां से आकर पटना में लाठी खा जा रहे हैं, दिल्ली से जाकर के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो लाठी तो खानी होगी राजनीति करने के लिए। लालू यादव और नीतीश कुमार लाठी खा के नेता बने हैं, तो यशवी यादव लाठी नहीं खाए तो अभिषेक जी ये चाहते हैं कि बस सेमिनार करके लोगों के बीच भाषण देके आईना दिखा के कि देखो तुम्हारा बेटा सब बाहर है, देखो सब पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है। ये सारी चीजें ऐसी है ना, कुछ देर के लिए आप चीजों में सामने वाले लोगों को गैलवराइज कर सकते हैं। जैसे 3 घंटा आप फिर कहे थे कि मनमोहन देसाई का फिल्म, ठीक वही मनमोहन देसाई का फिल्म जो है सो दिखा रहा है ये जरा प्रशांत किशोर। यही तो मैं कह रहा हूँ संतोष जी, लालू और नीतीश और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने से पहले लोग सोचेगा ना भाई कि तीनों उम्मीदवार। आप देखिए ना संतोष जी, प्रियंका गांधी लड़की हो लड़ सकती हूँ, पूरे यूपी कैंपेन 2.5% वोट पर कांग्रेस आ गई। राहुल गांधी दलित के घर में खाट पर जाके सोते थे, सब करते थे। खाट पर सोने से वोट नहीं मिलता है, आपको खड़ा होना पड़ता है। ममता बनर्जी सिंगूर नंदीग्राम जाकर खड़ी हो गई, वोट वीपी सिंह महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में जाकर खड़े हो गए, भले नेताओं को नहीं घुसने दिया गया तब भी वो समर्थन में खड़े हो गए। सवाल ये है कि आपको खड़ा होना होता है मुद्दे के साथ। लाल कृष्ण आडवाणी मुद्दा एक सेंटिमेंटल उभार के ले आए मंदिर का, आप खड़े कहाँ हो रहे हैं? आपके पास या तो बहुत बड़ा संगठन हो, गांव गांव में आपकी पार्टी का एक वैचारिक आधार हो, तब आप नेता बन जाए। आप आंदोलन के सहारे आगे आना चाहते हो, लाठी नहीं खाएंगे। जैसे अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं ना, जैसे हम लोग प्रोग्राम अभी चलाएंगे, तो जैसे जो हाल बीजेपी के आईटी सेल का था कि अगर आप प्रशांत किशोर को लेकर थोड़ा ऑब्जेक्टिव अगर उनका विश्लेषण कर दिया, तो फिर उसी तरीके का आईटी सेल आप पर टूटेगा, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर स्ट्राइक बनाएगा। मतलब जो बीजेपी का जो एक तरीका है ना, उसी तरीका से ये भी आगे बढ़ रहे हैं। संतोष जी देखिए, संतोष जी एक बात इसमें देखिए, आईटी सेल वाली राजनीति चलनी नहीं, उसकी तो टाइम लिमिट ओवर हो गई, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। वो जो मेडिसिन थी आईटी सेल वाली, वो सैचुरेशन पर पहुंच गया। लोगों के लिए तो व्हाट्सएप नया था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड लोग खेलते थे कि 16 में इमाम साहब का जो है मुस्लिम का बच्चा जो है पूरा गांव खड़ा हो गया, ठाकुर के हाथ काट लिए, कोई नहीं खड़ा। इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जमाना बीत गया। लोग समझ गए कि प्रोवोकेशन की बदमाशी है, लोगों को प्रोवोक करने के लिए धंधा अपनाएगा। हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है, वो लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, एक ही तरह की फिल्में राजेश खन्ना बनाते थे, सोलो हिट 15-16 फिल्में, पहले सुपरस्टार, अचानक गायब हुए तो ऐसे गायब हुए कि राजेश खन्ना का स्टारडम ही विलुप्त हो गया। एक ही तरह की चीजें लोग नहीं देख सकते सर, ये ध्यान रखिए। यही चीज है राजनीति में। अब आईटी से सारे राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति वही पुराना ढर्रा ही अस्थायी ढर रहा है कि आप लोगों के बीच जाएं, कार्यक्रम बनाएं, जनता के मुद्दों पर आंदोलन करें। बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है किसानों का। आज किसान वोट बैंक हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार में जहां भी किसान वोट बैंक है वहां देखिए भाजपा हारी है इस बार। पूरा शाहबाद का बेल्ट देख लीजिए, जहां किसान वोट बैंक है ना, राकेश सिंह किसानों की राजनीति कर रहे हैं। माले किसानों की राजनीति कर रही थी, और वहां से पिछड़े वर्ग के किसान नहीं थे माले में, अगड़े वर्ग के लोग भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि मंडी की राजनीति बिहार में कैसे जिंदा हो। प्रशांत किशोर ने क्या इस पर कुछ बोला है?
आप बताइए, प्रशांत किशोर ने स्टूडेंट की समस्या पर कहीं संघर्ष किया है? प्रशांत किशोर तो वही कॉर्पोरेट की राजनीति कर रहा है जो राजनीति मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, कोई नई राजनीति वो थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, तो इसके सहारे मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को कुछ मिलेगा, और इस तरह की राजनीति की कामयाब होने की गुंजाइश बहुत कम है। संतोष जी, ये बात दिमाग में रखिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मजबूत कैंडिडेट आपने 100 सीटों पे ढूंढ लिया, 150 सीटों पे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा वोटों की काटाकुटी हुई। आजकल तो 5000 वोट लाने वाले कैंडिडेट हर क्षेत्र में 10 खड़े हो जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव मैंने देखा कि 7-8 कैंडिडेट 5000 वोट लाने वाले हर क्षेत्र में हो जाते हैं। तो 5-5 हजार काटने वाले 4 होंगे तो हो सकता है कि उसमें 15-20 आप पे जीत जाए। एक्सट्रीम केस में वो भी अपर लिमिट है कि 15-20 आपके वोटों की काटाकुटी के बीच जीत गए। आज देखिए, शंकर सिंह की ही हम बात कर रहे हैं, अगर एक गंगोता कैंडिडेट होता तो क्या वो जीत जाते? नहीं जीतते। बीमा भारती और वो कलाधर मंडल में कोई एक होता तो वो नहीं जीत पाते, उनका अपना सामाजिक रसूख है। और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं। शंकर सिंह को साथ रखो, शंकर सिंह को अपनी पार्टी का सिंबल मत दो, ताकि सामने से कैंडिडेट चला जाए एक तरफा वोट लेने वाला। वो काम नीतीश कुमार जानते हैं। देखिए, इस मामले में सोशल इंजीनियरिंग में जवाब नहीं है उस आदमी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। चलिए, काफी कुछ बातें सामने आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपको। मतलब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को सड़कों पर उतरना होगा। ये जो वैचारिक आधार पर ट्विटर पर, फेसबुक पर, एक्स पर जिस तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास मीडिया घरानों को अपने प्रभाव में लेकर जिस तरीके से रोजाना अखबार में सुर्खियों बटोर रहे हैं, चैनल में सुर्खियां बटोर रहे हैं, उसके सहारे आप बिहार और नीतीश कुमार और लालू को साथ देंगे, ऐसा कब होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर पुलरल्स का बड़ा वर्जन कह सकते हैं कि पुलरल्स एक छोटा सा वर्जन था, प्रशांत किशोर एक बड़ा वर्जन है। ऐसा कहने में हमें लगता है कि कोई गुरेज नहीं है। चलिए, इस खास बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।